हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइमा एकेडमी। गाइस, इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से हम 10th क्लास का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है, ये 2025 में आया हुआ पेपर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और इसके बाद जो इससे भी पहले के पेपर आए हुए हैं 24, 23 बैकवर्ड्स अगर जाएं तो वो पेपर के सॉल्यूशंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम जितने भी इस पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। और इसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं डेली बेसिस पे जो कि है वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना पेपर सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है पेपर के, ये तो आप देख सकते हैं खुद से ही। 2025 का हमारा पेपर है। टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें, यानी एक क्वेश्चन के 4 आंसर दे रखे हैं। आपको जो करेक्ट क्वेश्चन है वो सॉरी करेक्ट आंसर है उनमें से उसको आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक के क्वेश्चन है वो सब एक एक नंबर के ही क्वेश्चंस होंगे, उनके हमें आंसर देने हैं यहाँ पे। मतलब उनमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो 10 से 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं, एंड 16 से 23 तक के 3-3 मार्क्स के हैं। उसके बाद लास्ट तक 24 से 30 तक के हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमारे पास एमसीक्यू वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, ये हिंदी में देखो पहले। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। इंग्लिश में है, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स पीएच वैल्यू इज लाइकली टू बी। कोई भी हमारे पास यहाँ पे विलयन है वो क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर रहा है। ओके, नीले लिटमस को लाल कौन करता है आपको पता होना चाहिए। ये काम होता है एसिड का, यानी कि अम्ल का होता है। अम्ल क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और जो अम्ल होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। तो अगर कोई नीले लिटमस को लाल कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो अम्ल होगा और उसकी पीएच हमेशा 7 से कम ही होगी। तो बताओ, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, अम्ल होगा, तो अम्ल की पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 से कम। 7 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन है हमारा, वो क्या कर रहा है, मतलब अगर हमारे पास कोई एसिड्स हैं तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। ओके, ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं तो एसिड है, और एसिड की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए इनमें से जो भी लेस देन 7 है, जो कि ऑप्शन 1 है 3। अगर 7 होता, ओनली 7 होता है जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता ना क्षारीय, और 7 से ऊपर की वैल्यू होती है क्षारीय माध्यम की, बेसिक मीडियम की। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को तो कर सकते हो खाली फंक्शनल ग्रुप से, क्रियात्मक समूह से ही कर सकते हो। जो अम्ल होते हैं उनका क्रियात्मक समूह देखो यहाँ पे, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड अम्ल को बोलते हैं। तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH, यानी आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो COOH, ये भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिख दो चाहे। तो इसमें देख लो अम्ल वाला जो ऑप्शन है सिर्फ एक में ही इसमें COOH है, बाकी इसमें CHO है जो कि एल्डिहाइड के लिए होता है, इसमें OH है जो अल्कोहल के लिए होता है, एंड इसमें CO है ये कीटोन के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप कर दोगे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ही देख के। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे CH3COH है, जैसे यहाँ पे आ जाता थर्ड ऑप्शन में CH3CH2 है, यहाँ पे आपके पास ये आ जाता, CH3 भी आता, CH2 आता, और उसके बाद COOH आ जाता। तो आपके पास COOH वाले 2 ऑप्शन हो जाते। फिर आपको कैसे करते, आप वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन देखते, कार्बन की संख्या देखते। अगर कहीं पे कार्बन 1 होता है ना किसी भी कंपाउंड में, तो उसके लिए हम कार्बन 1 के लिए मेथ यूज करते हैं, हिंदी में भी मेथ ही लिखेंगे। अगर कहीं पे 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए एथ यूज करते हैं, एंड अगर 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एथेनोइक अम्ल है, एथ आ रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन आपका जो आंसर है उसमें 2 होने चाहिए। तो इस वाले में अगर आप यहाँ पे करते, जो ये मैंने बताया है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो ये तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता। इथेनोइक अम्ल में 2 कार्बन होने चाहिए, जो कि इसमें है, इसके अंदर 2 कार्बन है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वे क्या है। 4 ऑप्शन है, कॉर्निया, परितारिका, पुत्री, दृष्टिपटल।
द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। कौन से पार्ट पे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, आपको ये बताना है। तो देखो, जो भी हमारी आंख पे, जो हमारे आंख का नेत्र मतलब नेत्र लेंस होता है, जिस भाग पे वो प्रतिबिंब बनाता है, उसको तो बोलते हैं दृष्टिपटल, इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। लेकिन आपको इसके अलावा जो और 3 पार्ट है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, परितारिका और पुतली, इनका भी आपको पता होना चाहिए, इनका फंक्शन क्या-क्या है। तो देखो, रेटिना पे तो क्या बनता है, प्रतिबिंब। ठीक है, हिंदी वाले देख लो पहले। तो आपको अगर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है, जिसको दृष्टिपटल बोलते हैं हिंदी में। अगर बात करें कॉर्निया की, कॉर्निया से क्या होता है, प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। जो हमारी आंख में जो लाइट है वो एंटर करती है, वो कॉर्निया से होके करती है। परितारिका का काम होता है पुतली के साइज को कंट्रोल करना, और पुतली का काम है आंख में जो प्रकाश जा रहा है, वो कितना अमाउंट में प्रकाश जाना चाहिए, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। तो चारों पार्ट है जो इनके यहाँ पे ये काम हो गए, आपको पता होने चाहिए ये, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में ये पूछ सकता है इनमें से कोई। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, आई लेंस क्या करता है, एक इमेज बनाता है किस पे, रेटिना पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी। लाइट एंटर करती है आई में कॉर्निया से होते हुए। जो आइरिस है वो पुपिल के साइज को कंट्रोल करती है, और जो पुपिल है वो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है किसको, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, हो गया ये वाला। तो इसका जो ऑप्शन है रेटिना दृष्टिपटल वाला, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है जो, इसका फोर्थ पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन के नाम पे आपको 4 हार्मोन याद होने चाहिए। उनके नेम है ऑक्सिन, नेम सेम है हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिब्रेलिन, थर्ड पे है ये साइटोकाइनिन, तीनों दोनों में देख लो, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी, एंड फोर्थ पे एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, ये होने चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी हार्मोन आपके पास इनसे अलग आएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, अभी आपके जो सिलेबस में है वो आपके पास सब और ये सब वो है, जंतु हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है। ठीक है, बस आपको प्लांट हार्मोन 4 याद रखने हैं। तो इनमें से इंसुलिन है, वो भी वो है जंतु हार्मोन है, थायरोक्सिन भी है, एंड वो, हाँ सॉरी, थायरोक्सिन भी है, एस्ट्रोजन भी। साइटोकाइनिन है जो साइटोकाइनिन है जो प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन है जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे इनके फंक्शंस भी लिख दिए हैं। जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, सेल्स को लॉन्गर करने में हेल्प करता है, एंड जो जिब्रेलिन है वो स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। ठीक है, अगर हिंदी में देखें, ऑक्सिन क्या है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में हेल्प करता है, जिब्रेलिन तने की वृद्धि में हेल्प करता है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जबकि जो एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि का संदमन करने वाला, यानी वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना, विल्टिंग ऑफ लीव्स है जो, वो एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है, क्योंकि ये वृद्धि को स्टॉप करता है। जब वृद्धि नहीं होती उनके अंदर, तो फिर वो जो पत्ती होती है मुरझा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर ही ये फिफ्थ, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होगा। इन ए स्फेरिकल मिरर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज h एंड हाइट ऑफ इमेज इज h डैश। तो मैग्निफिकेशन बताना है। तो देखो, मैग्निफिकेशन को हम m से शो करते हैं, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, आवर्धन किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई। तो जो ऑप्शन आपका इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, या तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है यहाँ पर देखो, इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 2 चालक तार हैं जिनके पदार्थ, लंबाई और व्यास सब कुछ सेम है। किसी विद्युत परिपथ में पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है और फिर पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, ऊष्मा कितनी होगी उनका अनुपात निकालना है। इंग्लिश वाले भी देख लो, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उनका जो दोनों वायर है उनका मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी इक्वल है, डायमीटर भी इक्वल है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी आपको हीट जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने पे प्रोड्यूस होगी, एचएस बोलेंगे,
अपॉन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने पे हीट प्रोड्यूस होगी, इनका रेशो निकालना है। यानी आपको यहाँ पे निकालना है, सॉरी, HS इज टू HP, ये निकालना है। तो उसके लिए आपको पहले हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखें, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, HS का एंड HP का, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट का रेशो निकालना है। हीट का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है अपनी क्लास में, ये है आपके पास VIT। V है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, I है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, और T है टाइम यानी कि समय। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर कहीं पे भी करंट की बात नहीं हो रही, विद्युत धारा की बात नहीं हो रही है, जबकि ये दे रखा है उनको श्रेणी और पार्षद क्रम में जोड़ा है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी यहाँ पे हमें उनके रेजिस्टेंस की तुल्य प्रतिरोध की नीड होगी। तो अगर हम आई की बात करें, हम आई को कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, आपने ओम लॉ पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। आपको यहाँ से आई की वैल्यू चाहिए ताकि आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सको। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर को इधर V के अपॉन में भेज दें, है ना। तो आई आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से V अपॉन आर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में V है, ये मल्टीप्लाई में आई है, आई की जगह आप क्या पुट कर दो, V अपॉन आर पुट कर दो, एंड यहाँ पे ये टाइम है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो हीट का फॉर्मूला होगा आपके पास आ जाएगा V²T अपॉन में आर, ये आ जाएगा। तो आपके पास ये हीट का फॉर्मूला आ गया। इससे आपको क्या करना है, हीट निकालनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी होगी, पैरेलल में कितनी, फिर उनको एक दूसरे से डिवाइड कर देना है, तो रेशो आ जाएगा आपका। लेकिन आपको उसके लिए ये आर चाहिए कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों वायर को ऐड करोगे तो ये रेजिस्टेंस टोटल कितना आएगा, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों वायर को ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम आर निकालते हैं। तो देखो, आपको पता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब एल भी सेम है, ए भी सेम है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब रो भी सेम होगा। तो अगर सब कुछ सेम है तो दोनों जो वायर हैं उनका रेजिस्टेंस सेम होगा। अगर रेजिस्टेंस सेम है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो आप मान लो वो जो सेम रेजिस्टेंस है उसको आर मान लो। लेट द रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है। हिंदी में भी लिख लो, माना प्रतिरोध आर है, दोनों का मतलब दोनों सेम है, और दोनों का जो प्रतिरोध है दोनों वायर का वो कितना है, आर है। तो अगर हम पहले बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल रेजिस्टेंस है, आप मान लो यहाँ पे आपके पास ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस है जो R1 है, इसका R2 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको यानी श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालना है तो आप सिंपली ऐड कर देते हो, R1 प्लस R2 कर दोगे। अब जो R1 है उसकी वैल्यू भी R है, दोनों इक्वल है, ठीक है, एंड जो R2 है उसकी वैल्यू भी R है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस R है तो आज का मतलब ये हुआ कि जो R1 है वो दोनों का एक तो रेजिस्टेंस है मेन, R1 R2 के इक्वल होगा। दूसरी बात, दोनों का कितना होगा, R ही होगा, R1 R2 के इक्वल होगा और दोनों R के इक्वल होंगे। तो R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R है। तो यहाँ से जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 2R हो जाएगा। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हो, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1, फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, प्लस 1/R2। अब अगेन R1 की वैल्यू है जो वो भी R है, एंड जो R2 की वैल्यू है वो भी R है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, हर सेम है, सॉरी R आएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 1/Rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2/R आ जाएगी। और अगर यहाँ से हमें Rp की वैल्यू चाहिए तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से R/2 आ जाएगी, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो तुल्य प्रतिरोध है वो ये है, Rs इज इक्वल टू 2R, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में R/2 है। अब दोनों के लिए हमें क्या निकालना है, हीट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, ये फॉर्मूला जो आपने देखा है H इज इक्वल टू V²T/R, इससे जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट है तो क्या लिखोगे, HS लिख लो इसको। फॉर्मूला क्या था अभी आपके पास, V²T/R। अगर सीरीज में निकाले तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस आया है, प्रतिरोध आया है, वो लिखना है श्रेणी क्रम में, यानी कि
तो एच एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी और आर एस कितना आया था आपके पास 2r। इसको इक्वेशन 1 मान लो यहाँ पे। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एच पी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा अगेन वी स्क्वायर टी अपॉन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी और वहां पे कितना आया है रेजिस्टेंस r बाय 2 आया है। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास जो HP की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2v स्क्वायर टी अपॉन में r। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 से, यानी HS की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है HP से। ठीक है, यानी आपको इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। तो आप लिखोगे यहाँ पे HS, इक्वेशन 1 में HS है, HS को HP से डिवाइड करना है। HS की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो जो इक्वेशन 1 में आई है v स्क्वायर टी अपॉन में 2r। इसको किससे डिवाइड करना है आपको, जो इक्वेशन 2 में आपके पास वैल्यू आई है यानी कि HP की वैल्यू, ये क्या है 2v स्क्वायर टी अपॉन में r। अब जैसे आप मैथ्स में फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे वी स्क्वायर टी अपॉन में 2r एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे और सेकंड वाले को उल्टा कर दोगे, ये हो जाएगा r अपॉन 2v स्क्वायर टी। अब वी स्क्वायर टी से वी स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, जो ये कितना बचेगा ये 1 अपॉन 4 बचेगा, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अगर इनका रेशो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप देख लो आपके पास आंसर कौन सा आया है, जो ऑप्शन थर्ड में दे रखा है 1:4। ठीक है, देखो एक ऑप्शन 4:1 भी है। तो आपको ये देखना है यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशो पूछ रखा है, यानी सीरीज वाले को ऊपर रखना है पैरेलल वाले को नीचे, तभी 1:4 आएगा। ठीक है, अगर 4:1 कब आता, अगर पैरेलल वाले को आप ऊपर रखते, HP की वैल्यू ऊपर रखते, HS की वैल्यू नीचे रखते तो 4:1 आता। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, तो 1:4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तो जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं एम्पियर, वोल्ट, ओम मीटर, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, जो वो होता है एम्पियर वो होता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, एंड वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, ओम अभी देखा ये रेजिस्टेंस का होता है, एंड ओम मीटर रेजिस्टिविटी का होता है। ये आपको पता होने चाहिए, फिर आपसे कोई और पूछ सकते हैं दोबारा क्वेश्चन में। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, एंड ओम प्रतिरोध का होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका ये, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ देखो क्या होते हैं, जो नेचर में अगर हमने छोड़ दिया उनको तो वो ऐसे ही गल सड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे। ठीक है, जैसे बचा हुआ खाना होता है, पत्ते हैं पेड़ पौधों के, कागज है, कपास है, ये सब चीजें। जबकि अगर हम बात करें जैसे प्लास्टिक है, अगर उसने आपने उसको छोड़ दिया तो वो हमेशा ऐसे ही पड़ी रहती है, बिल्कुल भी नहीं गलती सड़ती, कांच है, मेटल है, ये सब चीजें ऐसे ही होती हैं। तो जो खुद से ही यानी बैक्टीरिया, कवक हैं, जो जो और बाकी सूक्ष्म जीव हैं वो उनको अपघटित कर दें यानी गला सड़ा दें, तो ऐसे पदार्थ होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगर आपने कहीं पे सब्जी के छिलके छोड़े हैं तो वो कुछ दिन में अपने आप वहां से गायब हो जाएंगे, पहले वो सूख जाते हैं और फिर वो हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं बाद में गल सड़ के। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें, वो मटेरियल्स जो ब्रोकन दैट कैन बी ब्रोकन डाउन एंड डीकम्पोज नेचुरली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फूड वेस्ट हो गया, लीव्स, पेपर, कॉटन, ये सब। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जिनको जैविक कारकों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता और पर्यावरण में अनिश्चित काल तक यानी बहुत सालों तक बने रह सकते हैं। ठीक है,
नॉन बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट इंडेफिनेटली, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, ये सब। तो आप क्वेश्चन देखिए, अब खुद बताना कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फर्स्ट में दे रखा है घास, पुष्प तथा चमड़ा, ग्रास, फ्लावर्स और लेदर। घास है वो भी अपघटित हो जाएगा खुद ही, फ्लावर है वो भी हो जाएगा, चमड़ा यानी कि लेदर वो भी खुद हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, अगर ग्रास, वुड, प्लास्टिक, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो नहीं हो सकती। उस आपको बताना कि उसमें सारे ही बायोडिग्रेडेबल हो, सारे ही जैव निम्नीकरणीय हो, तो ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। थर्ड वाला देखिए, अगर फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, इसमें अगर आप ऑप्शन में देखो, इसमें भी तीनों के तीनों बायोडिग्रेडेबल है भाई, फ्रूट पील्स है, केक है, लाइम जूस है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल है, खुद ही वो हो जाएंगे, ये अपघटित हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अगर केक, वुड एंड ग्रास, इसमें भी बायोडिग्रेडेबल ही दे रखे हैं सारे, केक, लकड़ी एवं घास। तो आपके ना इस पेपर में जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है, तीन तीन ऑप्शन करेक्ट है। जब ऐसा होता है ना कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको करना चाहिए जो बेस्ट है ना ऑप्शन, बेस्ट है करेक्ट में भी, वो लगाना चाहिए। तो आप कर सकते हो, या तो आप, मुझे तो इसमें तीनों इतने ही इक्वली ही अच्छे ठीक लग रहे हैं, तो आप कोई भी एक लगा सकते हो, तीनों सही है, मार्क्स आपको तीनों पे मिलेंगे, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ टू अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के दो अलोट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड एंड ग्रेफाइट, हीरा एंड ग्रेफाइट, सिंपल आंसर है, ठीक है। कार्बन के दो वो होते हैं, सॉरी, अलोट्रॉप्स, अपर रूप। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, हिंदी में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, हिंदी में भी इसका हमें फॉर्मूला लिखना था, नेम नहीं एक्चुअल में बताना था, CaCO3 होता है। मैंने फॉर्मूला, वो जो नेम है, केमिकल नेम आपके लिए लिखा हुआ है, ताकि CaCO3 का आपको मतलब पता हो, Ca कैल्शियम है, CO3 कार्बोनेट है। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचित तथा अपचित पदार्थ की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की, इससे जिंक बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो, जो ऑक्सीडाइज है, यानी आपको पता होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन कहीं पे रिमूव हो रही है ना, मतलब इसका उल्टा हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो रिडक्शन, यानी कि वहां से ऑक्सीजन निकल रही है। ऐसे ही अगर कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन का ऐड होना होता है रिडक्शन, और हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो आप देखो, जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक में, यानी जिंक से ऑक्सीजन निकली है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का, तो अपचित पदार्थ कौन होगा, जिंक होगा यहाँ पे। और अगर कार्बन में देखो, यहाँ पे ये C है, इधर जाके ये CO बन गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई है। कार्बन, वो ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। तो उपचयन किसका हुआ है, कार्बन का, यानी उपचित पदार्थ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का ये मतलब होता है कि आपको कोई चीज अपने सामने कम से कम कितनी दूरी पे रखनी पड़ेगी, ताकि आप उसको क्लियरली पढ़ सको, विदाउट एनी टेंशन ऑन योर आईज। तो उतनी आपको 25 सेंटीमीटर पे रखनी होती है, अगर आपकी उसमें जो आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चश्मा यूज नहीं करते हैं, तो आपको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखनी है, नॉर्मल हेल्दी आई के लिए वो होती है, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी वो कम से कम दूरी जहां पे रख के किसी ऐसे मटेरियल को, मतलब जिसको रीडेबल है, जिसको आप रीड कर सकते हो,
उसको आप क्लियरली पढ़ सको, बिना आंखों पे कोई तनाव आए। वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आईज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। राइट द नेम ऑफ एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। लार में जो एंजाइम मिलता है उसका नाम है लार एमाइलेज, इंग्लिश में होगा सिलाइवरी एमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। बैटरी की हेल्प से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रखा जाता है, बैटरी की सहायता से विभवांतर बनाया रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। आहार श्रृंखला में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में आते हैं? पहले हिंदी वाले क्वेश्चन को अलग से समझना है, हिंदी इंग्लिश वाले अलग। तो क्या पूछ रखा, आहार श्रृंखला में शाकाहारी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में आते हैं? आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई आहार श्रृंखला है, उसमें सबसे पहले कौन आते हैं? हरे पौधे यानी कि उत्पादक बोलते हैं जिनको, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन तैयार करते हैं। तो उत्पादक को कहेंगे प्रथम पोषी स्तर, क्योंकि वो आहार श्रृंखला में सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं, इसलिए वो प्रथम पोषी स्तर कहलाएंगे। अब उत्पादक को जो खाते हैं, यानी जो घास खाने वाले हैं, पेड़ पौधों को खाने वाले हैं, उनको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? शाकाहारी, जो मांस नहीं खाते, जैसे हिरन हो जाता है, लोमड़ी हो जाती है, ये सब चीजें। तो इसमें सिर्फ शाकाहारी आते हैं। तो शाकाहारी कहाँ पे आ रहे हैं? देखो, द्वितीय पोषी स्तर पे आ रहे हैं। आपको यही बताना था किस पोषी स्तर में आते हैं, तो हिंदी में हो जाएगा ये द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश वाले देखो, इन फूड चेन ऑटोट्रॉप्स और दी प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू विच ट्रॉपिक लेवल। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो किस ट्रॉपिक लेवल पे से बिलोंग करते हैं? देखो, हिंदी में तो पूछ रखा था यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, जबकि इंग्लिश में पूछा है ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर। क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन हिंदी वाले बताएंगे जो हिंदी में पूछा है और इंग्लिश वाले वो बताएंगे जो इंग्लिश में पूछा है। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। तो इंग्लिश के लिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। नेम अ ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट सीक्रेट्स बोथ हार्मोन एज वेल एज एंजाइम। ऐसा जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से जो हार्मोन होता है वो भी रिलीज होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन। और जो इससे एंजाइम भी होते हैं, जो वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो भी रिलीज होते हैं। अभी मेरे को सही से नाम याद नहीं है कौन से जो एंजाइम है पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो ये एक ऐसी ग्लैंड है, इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज होते हैं। हिंदी में इसका नाम अग्न्याशय है, इंग्लिश में पैनक्रियाज है। तो यहाँ तक आपके जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे, हमने वो सब कर लिए हैं। एंड आई होप कि आपको समझ आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई वो है कंप्लेन है, जो भी कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड करते रहिएगा मेहनत से। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।